हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CFT। CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो जैसे कि हमें पता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है। इसके पहले हम दो थ्योरीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वर्नर थ्योरी और VBT। अब बात ये आती है यार, हम लोग CFT पढ़ते क्यों हैं? ऑलरेडी जब दो थ्योरी पढ़ चुके हैं, VBT और वर्नर थ्योरी, अब CFT पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट आ गई? भैया जो VBT पढ़े थे तो VBT कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो इसलिए हमें CFT पढ़नी पड़ी। जैसे कि हमने देखा था VBT कि VBT जो है वो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसका कलर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, शेप क्या होती है और दूसरा स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी जो VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसलिए हमें CFT की रिक्वायरमेंट रही कि CFT में हम देखेंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, हाइब्रिडेशन क्या होता है, शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एटसेट्रा वगैरह। तो जो चीज़ें VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसको CFT ने क्लियरली एक्सप्लेन किया। तो देखो अब CFT में पढ़ते क्या क्या है। CFT में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी कंपाउंड का मैग्नेटिक बिहेवियर, उसकी शेप क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद में देखेंगे स्प्लिटिंग एनर्जी, नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये सारी चीजें देखनी कि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, कलर क्या है और कौन सा जो कंपाउंड है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगा, उस टाइम पे क्या नेचर शो करेगा। तो बेसिकली जो CFT है हमें ये सब चीज़ें देखनी। अब देखो CFT क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट नोट करना, इन CFT between metal and ligand pure ionic bond are present. Between metal and ligand pure ionic bond are present. मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू जो CFT है उसके अकॉर्डिंग जो मेटल और लिगेंड होता है उनके बीच में प्योर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्यों होता है प्योर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट? क्यों? क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो लिगेंड और मेटल है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। इस वजह से उनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो प्योर आयनिक बॉन्ड होगा। इसका रीजन लिखना, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी वजह से इनके बीच में जो मेटल और लिगेंड होते हैं उनके बीच में प्योर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। रीजन क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड पॉइंट, इन CFT metal and ligand are considered point charge। मतलब जो CFT होती है उसमें जो मेटल और लिगेंड होते हैं उनमें कुछ ना कुछ चार्ज तो होता है। ये सेकंड पॉइंट बोला है कि इन CFT मेटल एंड लिगेंड आर कंसीडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज, मतलब कुछ ना कुछ चार्ज होगा या फिर कुछ डाइपोल मोमेंट होगा उनका। तो ये बेसिक सी टर्म थी कि CFT में हमें क्या पढ़ना है, CFT क्या होती है, बॉन्ड जो उसमें लिगेंड और मेटल होता है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो क्या चीज़ कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी, जो अभी तक जिसका हमने जिक्र नहीं किया था, वर्नर थ्योरी और VBT। ये बिल्कुल उनसे एक डिफरेंट टॉपिक है, स्प्लिटिंग एनर्जी।
और जो इसमें हम स्प्लिटिंग एनर्जी देखेंगे बेसिकली हम दो कॉम्प्लेक्सेस में देखेंगे, स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स। दोनों ही कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं यार स्प्लिटिंग एनर्जी होती क्या है। स्प्लिटिंग एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है? स्प्लिटिंग एनर्जी वो होती है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ ऑर्बिटल। मतलब दो सेट है, कोई भी ऑर्बिटल के, सपोज ए और बी दो सेट है, तो इनके एनर्जी के जो इनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस होगा उसी को हम स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन नोट करना, एनर्जी डिफरेंस between two sets of orbitals। मतलब दो ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे स्प्लिटिंग एनर्जी। अब हम फर्स्ट देखते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। वैसे तो हमें स्प्लिटिंग एनर्जी दो कॉम्प्लेक्स में पढ़नी है, ऑक्टाइडल और टेट्राइडल, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस। स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है। जो अपर लेयर है उसमें दो ब्लॉक होंगे 1 and 2, और जो लोअर लेयर है उसमें 3 ब्लॉक होंगे। ठीक है, और जो अपर वाली लेयर है जिसमें दो ब्लॉक प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं Eg, और जो नीचे वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं T2G। अब देखो T2G क्या होता है, T2G और Eg। अब 3 ब्लॉक प्रेजेंट है, मतलब इसको हम बोलेंगे ट्रिपली डीजनरेटेड, और इसको हम बोलेंगे डबली डीजनरेटेड। क्यों? क्योंकि दो ब्लॉक प्रेजेंट है तो दो ही ब्लॉक डीजनरेट होंगे। यहाँ पे 3 ब्लॉक प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ट्रिपली डीजनरेटेड। इसको लिखो, क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपली डीजनरेटेड। इसको बोलते हैं डबल डीजनरेटेड। जो इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस होता है ना, उसी को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में Eg और T2G इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये बोला था कि दो सेट्स के बीच का जो टोटल एनर्जी डिफरेंस होगा उसी को हम स्प्लिटिंग एनर्जी बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग। ठीक है, जिसे हम डेल नोट से शो करते हैं। ठीक है, और जो देखो अब इसमें 3 ब्लॉक है, इसमें 2 ब्लॉक है, तो अब इनको क्या बोलते हैं? तो नीचे वाले ब्लॉक है इसे बोलते हैं हम dxy, dyz एंड dzx, और जो 2 ब्लॉक है उन्हें हम बोलते हैं dx² y² एंड dz²। ठीक है, dxy, dyz, dzx, dx² y² एंड dz²। ठीक है, तो जो इजी है उसमें कौन कौन से प्रेजेंट है? dx² y² एंड dz², और जो T2G उसमें dxy, dyz एंड dzx। ठीक है, और इस टाइप की जो स्प्लिटिंग होती है ना, इसको हम स्प्लिटिंग को बोलते हैं dd स्प्लिटिंग।
डी स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल, डी स्प्लिटिंग ऑफ, ठीक है। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर होगा। अब जब हम टेट्राहेड्रल का डायग्राम देखेंगे तो स्लाइटली सा डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखना, ऊपर वाला है अपर लेयर, उसको बोलते हैं पीजी, जो लोअर लेयर है उसको हम बोलते हैं टी2जी, ठीक है। और जो ऊपर होते हैं वहां पे tx² y² और tz², नीचे कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, dxy dyz और dzx, ठीक है। अब देखो इसमें दो ब्लॉक प्रेजेंट है, तो इन दोनों के बीच की जो एनर्जी होगी वो होगी +3/5 और जो इन दोनों के बीच की एनर्जी होगी वो होगी -2/5। ओके, क्या बोल रहे, जो ऊपर वाले ये जो एनर्जी गैप है वो कितना होगा, +3/5 और जो ये वाला एनर्जी गैप है वो कितना होगा, -2/5, या इसको आप ऐसे ले सकते हो -0.4 या फिर ये +0.6, ठीक है। तो एनर्जी गैप कितना है, ये वाला अगर हम इसको इधर कंसीडर करें तो ये एनर्जी गैप आया हमारे पास 0.6 डेल नॉट। डेल नॉट क्या है, डेल नॉट यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। और नीचे वाला देखें ये एनर्जी गैप कितना है, तो ये है हमारे पास -0.4 डेल नॉट, ठीक है। जो ये वाला गैप है वो कितना आ रहा है, 0.6 डेल नॉट, और जो ये वाला गैप है वो कितना आ रहा है हमारे पास, -0.4 डेल नॉट, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, बट डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो ये एनर्जी गैप है वो कितना होगा। तो पूरा ये वाला कितना है, 0.6 और ये वाला कितना है, -0.4, ओके। और जो इनका पूरा एनर्जी गैप उसको हम क्या बोलते हैं, डेल नॉट, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसे हम डी स्प्लिटिंग ऑर्बिटल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये ऊपर वाला भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल के बीच में स्प्लिटिंग एनर्जी हो रही है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे डी स्प्लिटिंग ऑर्बिटल, ओके। तो आई होप आपको ये ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम क्लियर होगा। अब हम देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डायग्राम, उसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सिमिलर डायग्राम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई डिफरेंस हमें याद रखना है, ठीक है। ऐसा तो बिल्कुल वहां भी था। अब वहां क्या था, ऑक्टाहेड्रल में नीचे कौन सी स्टेट थी, T2G स्टेट थी, जिसे हम ट्रिपली डीजेनरेट स्टेट बोला, और जो ऊपर कौन सा था वहां पे EG स्टेट था, जिसे हमने डबली डीजेनरेट स्टेट बोला। बट यहाँ इसका बिल्कुल एकदम ऑपोजिट होगा, नीचे कौन सा स्टेट होगा, डबल डीजेनरेटेड स्टेट, ठीक है। और ऊपर कौन सा होगा, ट्रिपली जनरेटेड स्टेट, ट्रिपली डीजेनरेटेड स्टेट। वहां पे क्या था, ऊपर था EG, नीचे था T2G, यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट होगा, नीचे होगा डबली डीजेनरेट, ऊपर होगा ट्रिपली डीजेनरेट। अब वहां हम क्या लिखते थे, डबल डीजेनरेटेड को हम लिखते थे EG, लेकिन यहाँ लिखेंगे हम ओनली E, क्या लिखेंगे हम, E, ओनली E। और T2 और ट्रिपली डीजेनरेटेड को हम क्या लिखते थे, वहां पे T2G लिखते थे, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे T2। ये एक डिफरेंस है जो कि बहुत बार आपसे डायग्राम आइडेंटिफाई करवा सकता है कि टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में से कौन सा एनर्जी डायग्राम होगा, वहां पर माइनर सा डिफरेंस देखना है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो ऑक्टाहेड्रल था उसमें जो अपर वाला था वहां पे EG प्रेजेंट था, और जो लोअर था वहां T2G था, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है। टेट्राहेड्रल में क्या हो रहा है, T2 ऊपर है और E नीचे है, वहां पे हम EG लिखते थे, यहाँ लिखेंगे E, वहां पे हम T2G लिखते थे, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे T2। तो ये माइनर से डिफरेंस है जो कि हमें याद रखना है, ठीक है। वही सेम D के 5 ब्लॉक, ठीक है, ये DXY, DYZ, DZX,
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो नीचे दो है, दो ब्लॉक, तो वहां क्या प्रेजेंट है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो वो यहाँ भी प्रेजेंट होंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक है, अब देखो इनके बीच में वही जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग एनर्जी। अब वहां हमने लिखा था डेल नॉट, यहाँ लिखेंगे हम डेल टी। डेल टी क्या है, डेल नॉट जो डेल ओ लिखा था हमने वहां पे वो था ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी। अब टी है यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हमने डेल टी लिखा है। डेल टी मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो कंफ्यूज मत होना कि आपने वहां पे डेल नॉट लिखा था, अब यहाँ पे डेल टी लिख लो क्योंकि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है और लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था अभी वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था। ओके, तो इनका जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, डेल टी स्प्लिटिंग एनर्जी। अब देखो वहां पे ये डिफरेंस क्या था, प्लस 3/5 मतलब प्लस के 0.6 था, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस कितना होगा, ये डिफरेंस होगा 2/5। ठीक है, कितना होगा 2/5 मतलब 0.4। ठीक है, वहां पे था 3/5, यहाँ पे होगा 2/5। अब वहां पे ये वाला डिफरेंस कितना था, ये था डिफरेंस -2/5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस होगा प्लस का 3/5 मतलब 0.6। ठीक है, देखो फिर एक बार अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे जो ये एनर्जी डिफरेंस है टेट्राहेड्रल वो कितना होगा 2/5, जिसे हम 0.4 भी बोल सकते हैं, और जो नीचे वाला है वहां पे क्या होगा 3/5, प्लस में है, नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे दोनों के दोनों जो एनर्जी डिफरेंस है उनमें नेगेटिव चार्ज नहीं है, वहां पे एक नेगेटिव चार्ज था और एक पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन यहाँ पे दोनों जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है। ठीक है, ये ऊपर वाला कितना है 0.4, नीचे वाला कितना है 0.6। लेकिन जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते थे तो वहां पे जो ऊपर वाला कितना था प्लस का 3/5 मतलब प्लस 0.6, लेकिन जो नीचे वाला डिफरेंस था वो था -2/5 मतलब -0.4। एक वैल्यू पॉजिटिव में थी, एक वैल्यू नेगेटिव में थी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव में और ऑपोजिट हो रही है। नीचे था वहां 3/5, सॉरी नीचे था वहां 2/5, यहाँ पे 3/5, ऊपर था वहां 3/5, यहाँ पे 2/5, लेकिन यहाँ पे जो दोनों वैल्यू है वो पॉजिटिव में ही होगी। ये चीज ध्यान रखना जब हम CFSC पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के न्यूमेरिकल करेंगे, वहाँ पे ये जो कंसेप्ट है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम आएगा। क्यों, और इससे एक न्यूमेरिकल आता ही आता है हर साल CFSC के न्यूमेरिकल में, तो वहाँ पे जब ये वैल्यू है वो बहुत काम आएगी, तो एनर्जी डिफरेंस पूछते हैं। ठीक है, देखो डायग्राम ऑलमोस्ट सेम था, छोटा सा डिफरेंस था, क्या था, जो ऑक्टाहेड्रल था वहाँ पे नीचे T2G था, ऊपर EG था, लेकिन यहाँ पे E है डबली डीजनरेटेड, जिसको हम E से लिखते हैं, यहाँ पे ओनली E लिखते हैं, वहाँ EG लिखते थे, ऊपर वहाँ पे EG था, लेकिन यहाँ ट्रिपली डीजनरेटेड फॉर्म होती है, जिसे हम T2 लिखते हैं, वहाँ क्या लिखते हैं T2G। अगर आपसे ऑक्टाहेड्रल पूछता है तो आपको क्या लिखना है EG और T2 लिखिए, लेकिन अगर आपसे टेट्राहेड्रल पूछता है तो आपको लिखना है ओनली E एंड T2। ठीक है, ये डिफरेंस होता है, कभी आपसे डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कर सकते हैं ऐसे, तो आप ये डिफरेंस याद रखना। आई होप आपको स्प्लिटिंग एनर्जी के जो डायग्राम्स है वो दोनों क्लियर होंगे, ऑक्टाहेड्रल में भी और टेट्राहेड्रल में भी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी की, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, किन फैक्टर से स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती है, तो किन फैक्टर से स्प्लिटिंग एनर्जी डिक्रीज होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी। प्लीज ये डायग्राम अच्छे से देखिएगा, दोनों को जो दोनों स्प्लिटिंग एनर्जी के डायग्राम है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कवर होते हैं यहाँ से।
स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग कौन कौन से फैक्टर है जो स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है उसमें सपोज आपकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ही अधिक होगी। मतलब आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग मतलब जितनी ज़्यादा आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतना बेटर उसका स्प्लिटिंग एनर्जी। सपोज हमें एक एग्जांपल देते हैं, देखो FeCl का होल 6 + 4 एंड FeCl का होल 6 + 3। तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एज कंपेयर टू इसके ज्यादा है, क्योंकि इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी बेटर स्प्लिटिंग होगी। ओके, तो आपको ये कंसेप्ट समझ होगा कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्प्लिटिंग एनर्जी की, तो जिसकी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी उतनी ही अधिक स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। नंबर 2, नेचर ऑफ। अब यार ये क्या है? नेचर ऑफ मैटर क्या है? देखो ना, हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उसमें 3D 4D 5D सीरीज पढ़ते हैं ना, तो उनमें मेटल से प्रेजेंट होती है, वो डी ग्रुप मेटल्स होती है। तो अब देखो मेटल्स, नेचर ऑफ मेटल क्या है कि मेटल कौन सी सीरीज में प्रेजेंट है। जैसे 3D 4D 5D सीरीज में कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर देखो, जैसे 3D है, देन 4D, देन 5D। तो अगर मेटल 5D 4D और 3D इनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो 5D की मेटल होगी उनकी बेटर स्प्लिटिंग होगी एज कंपेयर टू 4D, एंड 4D की बेटर स्प्लिटिंग होगी एज कंपेयर टू 3D। मतलब जैसे जैसे हम 3D से 4D 4D से 5D आते जाते हैं तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती जाती है। तो अगर आप इन तीनों के बीच में कंपैरिजन करोगे किस मेटल की बेटर स्प्लिटिंग होगी, तो जो 5D ग्रुप 5D सीरीज की मेटल होती है उसकी बेटर स्प्लिटिंग होगी एज कंपेयर टू 4D, और 4D की बेटर होगी एज कंपेयर टू 3D। तो ये ऑर्डर याद रखना, अगर आपसे इन तीनों की मेटल के स्प्लिटिंग कंपैरिजन कराता है तो अगर कोई मेटल 5D में प्रेजेंट है तो वो उसकी बेटर स्प्लिटिंग होगी एज कंपेयर टू 3D एंड 4D। फॉर एग्जांपल अगर आपसे Fe, RH और IR इनके बीच में स्प्लिटिंग कंपैरिजन कराना है तो हमें पता है IR 5D सीरीज की मेटल है, जो RH होता है वो 4D सीरीज में प्रेजेंट होता है, Fe होता है वो 3D में प्रेजेंट होता है। तो अगर इनका ऑर्डर देखेंगे तो होगा IR, RH, Fe। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे 3D से 4D 4D से 5D तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। नेचर ऑफ मेटल कैसे देखना है, हमें देखना है सीरीज से 3D 4D 5D सीरीज, 5D सीरीज बेटर एज कंपेयर टू 4D, 4D बेटर एज कंपेयर टू 3D, तो 3D एट लास्ट होगा, सबसे ज़्यादा होगा 5D का, सबसे कम होगा 3D का। ओके, सो आई होप आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। फर्स्ट पॉइंट में देखा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका बेटर उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी अच्छी होगी। नंबर 2 थिंग हमने देखा नेचर ऑफ मेटल, मतलब जैसे 3D 4D 5D, तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो जो सीरीज बढ़ती जाती है मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। नेचर ऑफ लिगेंड, मतलब
लिगेंड का नेचर कैसा है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लिगेंड वीक फील्ड है, तो वहाँ पे क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में स्प्लिटिंग बेटर होगी एज कम्पेयर टू वीक फील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, SFL मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उसकी बेटर स्प्लिटिंग होगी एज कम्पेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। और दूसरा हम नेचर ऑफ लिगेंड को एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां से भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे आते हैं वो बेटर उनका जो नेचर होता है लिगेंड ऑफ बेटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे आते हैं, और जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे उनकी बेटर स्प्लिटिंग होगी। तो एक नया टर्म आया यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम इसका ऑर्डर देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे होंगे वो बेटर लिगेंड होंगे। दूसरा, जितना सपोज करो कोई लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे आगे और कोई सबसे पीछे है, तो उनके बीच में जब आपसे स्प्लिटिंग एनर्जी कंपैरिजन कराएगा तो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे हैं उनकी बेटर स्प्लिटिंग होगी। ये पॉइंट प्लीज नोट करना, और जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसको अच्छे से याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज्यादा होंगे CO, देन Cl माइनस, देन CH3, देन NO2, देन PPH3, देन pyridine, then En, then OH. After this halogen, halogen like that A minus, Br minus, Cl, then ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। आई थिंक एक तो शायद कुछ केमिकल्स मिसिंग होंगे, इसको आप अच्छे से देख लेना एक बार, एनसीईआरटी में गिवन है, तो प्लीज ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से याद कर लेना, बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हमने 3 फैक्टर्स देखे। सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखा, फिर हमने मैटर का नेचर देखा कि वो कौन सी सीरीज में प्रेजेंट है, फिर हमने लिगेंड का नेचर देखा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बेटर स्प्लिट करेगा एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। दूसरा हमने देखा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो जैसे अभी आप देखो CO है, CO सबसे ज्यादा आगे है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। नंबर 2 फ्लोरीन। अगर इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन बेटर स्प्लिटिंग कर देगा तो वो CO होगा, क्यों? क्योंकि CO स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे आगे है और फ्लोरीन सबसे लास्ट में है। तो जो लास्ट में है वो तो वैसे ही बहुत कम स्प्लिटिंग एनर्जी शो करेगा, बट जो सबसे आगे है उसकी बेटर स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। तो प्लीज इसको एक बार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें इसका एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका क्वेश्चन आता कैसे है? फर्स्ट ऑर्डर गिवन है आपको RH H2O6 +3 equal to H2O6 +3 1 ठीक है। नंबर 2 ऑप्शन गिवन है H2O6 +3 greater as compared to H2O6 +3 अब दोनों में से बताओ, एक और ऑर्डर लिखता हूँ, अब इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा? हमने 3 पॉइंट देखे, तीनों अप्लाई करो। देखो सबसे पहले देखो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट,
ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबकी +3 है, ठीक है, +3 हो गया। अब नंबर 2 थिंग देखो, जो सीरीज बोला था 3D 4D 5D, ओके। अब Fe कहाँ पे है? Fe 3D का मेंबर है, 3D सीरीज की 3D सीरीज का मेंबर है। RH 4D का होता है और IR 5D का होता है। तो सबसे ज्यादा 5D की स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, देन 4D की होगी, देन 3D की होगी। तो अब देखो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, तीनों की सेम हो नहीं सकती। अब थर्ड वाला ऑप्शन है सबसे ज्यादा Fe 3D है, ये 4D में प्रेजेंट है और ये 5D, ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि अभी हमने देखा सबसे ज्यादा 5D का होगा, फिर 4D का होगा, फिर 3D का होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा 3D का दे रखा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं। तो बचा क्या? ये देखो, इसमें IR है वो 5D में प्रेजेंट होता है, ये 5D का है, ये 4D का है और ये 3D का है। यही तो हमने पढ़ा, जो 5D है उसकी बेटा स्प्लिटिंग होती है एज कंपेयर टू 4D, 4D की कंपेयर टू 3D, ओके। तो यही ऑर्डर होगा, IR का सबसे ज्यादा, देन RH का, देन Fe का। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू स्प्लिटिंग एनर्जी। तो हमें सबसे चेक करना होगा, सबसे पहले हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, फिर हम देखेंगे जो मेटल है वो कौन सी सीरीज की मेटल है, 3D 4D 5D। सपोज यहाँ पे अगर H2O के साथ CO और F दे देता, तो वहाँ पे फिर हम देखते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन सा जो लिगेंड है वो आगे है, कौन सा पीछे है। तो तीनों कंसेप्ट आपको अप्लाई करने हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, 3D सीरीज, 3D 4D 5D सीरीज, मेटल, नेचर ऑफ मेटल क्या है। नंबर थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से याद कर लेना, बहुत जरूरी। अब एक इसका एक लास्ट कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड की है। तो ये क्या कंसेप्ट आ गया? अभी तो देखते हैं जैसे Cn- सबको पता है यार, वीक फील्ड लिगेंड, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। फ्लोरीन में सबको पता है, तो वीक फील्ड लिगेंड। इसमें कंसेप्ट क्या है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है सभी थ्योरियों से। कुछ चीजें ऐसी जो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जैसे स्प्लिटिंग एनर्जी हमने फर्स्ट टाइम देखा है, यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने फर्स्ट टाइम देखा, जो स्प्लिटिंग डायग्राम थे वो अभी पहले हमने कभी पढ़े नहीं थे, यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा। और जो ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, वो भी हम फर्स्ट टाइम देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से देखना है सर। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड, ठीक है। फर्स्ट all 4D and 5D series show strong field ligand। इस पॉइंट का मतलब क्या है? देखो, अगर कोई भी लिगेंड 4D या 5D सीरीज से कनेक्टेड है, सपोज RH जो कि 4D, IR जो कि 5D में प्रेजेंट है, इनसे सपोज कोई भी लिगेंड कनेक्टेड है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। सपोज करो, एक एग्जांपल लेता हूँ, PtCl4-, तो ये Pt है, ये 5D सीरीज की मेटल है। तो यहाँ पे जो Cl होता है, Cl हमें पता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन ये 5D सीरीज का मेंबर है, इस वजह से जो ये वीक फील्ड लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम ना करके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। यही मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑल 4D 5D सीरीज मेटल, उनके साथ जो भी लिगेंड अटैच होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। यही मैं बोल रहा हूँ, शो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मतलब कोई भी जो 4D और 5D सीरीज की मेटल है उसके साथ भले ही वीक फील्ड लिगेंड हो, जैसे यहाँ पे जो क्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन ये अटैच है 5D सीरीज मेटल के साथ, तो ये बिहेव करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ में आएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी लिगेंड 4D और 5D सीरीज के साथ अटैच होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट, 8 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट all ligand
क्या पॉइंट है, देखो कोई भी मेटल है वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे कि +4 +5 +3, तो इन केसेस में वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। सपोज करो आपके साथ कोई भी +4 का एटम कनेक्टेड है, तो वहाँ पे उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर उससे वीक फील्ड लिगेंड अटैच है तो उस कंडीशन में भी वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे देखो 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट है, तो 3D सीरीज है उसकी मेटल अगर +2 में प्रेजेंट है, +2 में, तो बिहेव करेगा वीक फील्ड लिगेंड की तरह। बट वहीं +2 और +3, बट वहीं अगर जो 3D सीरीज है उसकी मेटल अगर +4 +5 +6 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो उस केस में जो वीक फील्ड लिगेंड होगा वो बिहेव करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसे बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा क्या बोल रहा हूँ। 3D सीरीज है, उसमें अगर कोई भी मेटल +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी और उसके साथ अगर वीक फील्ड लिगेंड कनेक्टेड है तो वीक फील्ड की तरह बिहेव करेगा। बट अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे +4 है +5 है +6 +7 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, फिर अगर उसके साथ वीक फील्ड लिगेंड कनेक्टेड है तो उस केस में वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम ना करके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ओके, आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर होंगे। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये कंसेप्ट हम यही पढ़ते हैं, अदरवाइज गलती कर सकते हैं ना। जैसे कि हमने प्लेटिनम का एग्जांपल देखा था, अब आपसे सपोज पूछ ले प्लेटिनम, अब यहाँ आपसे इसकी शेप पूछ लेगा आपको कुछ, तो आपको अगर पता नहीं है प्लेटिनम है, क्लोरीन या क्लोरीन तो वीक फील्ड लेगा, तो आप पेयरिंग नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग होगी। क्यों? क्योंकि ये जो लिगेंड 5D से 5D से कनेक्टेड है, तो कोई भी लिगेंड हो, वीक फील्ड हो, व्हाटएवर है, सब स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह वर्क करेंगे, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। अब चलो इसकी शेप बताओ, अब इतना बता दे इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा, अगर वीक फील्ड होता तो फिर भी टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह रिएक्ट करेगा, तो इसकी शेप होगी स्क्वायर प्लेनर, होगी स्क्वायर प्लेनर। सो आई होप अभी तक का आपको पूरा लेक्चर क्लियर होगा। अब हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें देखेंगे कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी, अभी तक हमने स्प्लिटिंग एनर्जी पढ़ा, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिड, अभी तक कंसेप्ट वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड का कंसेप्ट पढ़ा। अब अगली क्लास में देखेंगे हम कोई भी जो उनकी शेप क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, उनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या उनका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। सो इसके पहले क्लास वाइंड अप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लेना अच्छे से, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन।